नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से विकास के नए नए विशेष आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश तेज गति से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विकास। जी हाँ, इस पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से नवाचारों के साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति और उसके संरक्षण के लिए क्या क्या विशेष कार्य किए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्री राम तिवारी सर, जो कि मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति सलाहकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में कि आपने इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। सर, पहला सवाल जो कि सर, अगर हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं, तो हम इसे किस तरह से समझे कि सर मध्य प्रदेश किस तरह से नए नए विकास के आयाम इस ओर स्थापित कर रहा है। देखिए, पहली तो ये सौभाग्य की बात है कि हम सब मध्य प्रदेश के बाशिंदे हैं, नागरिक हैं। मध्य प्रदेश वह स्थान है जो न केवल आज से, न केवल आज़ादी के बाद से, बल्कि परंपरा से ही संस्कृति के क्षेत्र में, सभ्यता के विकास के क्षेत्र में आरंभ से ही सक्रिय है। जी, यह अतिरंजना नहीं होगी कि मध्य प्रदेश, जैसे उज्जैन की हम बात करें, तो सृष्टि के आविर्भाव के साथ उज्जैन हो, महाकाल हो, ये इनका अनन्य संबंध रहा है। जी, और ऐसे भी उज्जैनी जो महाजनपद था महाभारत काल के आसपास का जो दौर है, तो तमाम सारे सांस्कृतिक वैभव के काम यहाँ होते रहे हैं। दूसरे, आज़ाद भारत में पिछले 70 साल में भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं। और इन दिनों पिछले साल भर से संस्कृति के तमाम जो क्षेत्र हैं, जो जाने अनजाने क्षेत्र हैं, सब जगह एक समन्वित, एक संवेद के साथ प्रयास जारी हैं और उसके सुपरिणाम अब देखने में भी आ रहे हैं। जी। सर, अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात अब ज़ोर शोर से होने लगी है, तो किस तरह के सर नवाचार करते हुए प्रयास किए जा रहे हों और क्या इसके लिए एक रोड मैप तैयार है? रोड मैप तो तैयार है। ऐसे कहना ये ठीक नहीं होगा रोड मैप जैसे शब्द जो है जी, क्योंकि संस्कृति के लिए किसी रोड मैप की ज़रूरत नहीं है। जी, सिर्फ एक पूर्ण दृष्टि के साथ, समन्वय के साथ जीवन के हर क्षेत्र में, क्योंकि संस्कृति एक ऐसा विषय है जो जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में, जी, चाहे फिर राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान हो, रोजगार का विषय हो, कहीं भी आप देखें तो संस्कृति हर जगह मौजूद है। जी, यही हमको सिखाती है कि हम जीवन को कैसे समझें, या जीवन का उत्कर्ष कैसे हो रहा है या पराभव कैसे हो रहा है। कोई भूखा है तो, या कोई बेरोजगार है, तो ये भी हमारी सांस्कृतिक दृष्टि ही हमको यह एहसास कराती है कि ये एक तरह का अन्याय हो रहा है या असहिष्णुता है, और हम उसको किस तरह से एक पॉजिटिवनेस में, सकारात्मक में बदल सकते हैं। ये संस्कृति का काम है। जी। क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि उज्जैन में श्री महाकाल महालोक बनने के बाद वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा हुआ है। तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे कि उस तरह का क्या बाकी और तीर्थ स्थलों को भी विकास किया जाएगा वहाँ पर? देखिए, बहुत साधारण सी बात, महाकाल लोक का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। उज्जैन को हम याद करें तो महाकाल लोक बनने के पहले या 8-10 साल का जो समय गुजरा है, तो उसके पहले उज्जैन का जो अविकास है, जी, हम अविकास की तरह ही बढ़ रहे थे। एक गांव के रूप में या एक पड़ोस के बड़े शहर की कॉलोनी के रूप में ही हमारी पहचान थी। लेकिन जैसे ही हमने, राज्य ने महाकाल की सुध लेना शुरू की, वहाँ की साफ़ सफाई और उसके सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया और शिप्रा की चिंता की, जल संवर्धन का संरक्षण का काम शुरू किया, तो उज्जैन के दिन भी बदले। पर्यटन की दृष्टि से भी, रोजगार और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी। तो आज की तारीख में उज्जैन जो है वो, जिसने 5-7 साल पहले, 10 साल पहले यदि वो शहर को देखा है, तो आज उस शहर को
वो पहचान नहीं पाएगा। हम्म। इस तरह से विकास हो रहा है। तो बात वही है कि आप जो भी हमारी सांस्कृतिक पहचान है, सांस्कृतिक बिंदु जो हैं, उनको यदि हमने उसकी चिंता कर ली जी जी, तो वो उसका प्रतिफल और सकारात्मक प्रतिफल समाज को मिलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समाज को हम जागरूक करें, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो भी सर समझे, क्योंकि आज अगर युवा पीढ़ी को हमारे राष्ट्रीय ऋषियों के नाम नहीं पता होंगे तो ये बहुत ही एक विडंबना है। तो इसके लिए, क्योंकि उनको भी पता हो सर, तो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर यूथ को फोकस करते हुए? सवाल आपका यह चिंता बहुत वाजिब है। देखिए, संस्कृति को हम एक विभाग के रूप में, एक अंश के रूप में नहीं देख रहे हैं। फिर मेरा भी कहना है कि राज्य ने इस बार जो राज्य की नीति में जो फ़र्क है वो है संस्कृति को उसकी समग्रता में देखने का, उसकी पहचान का। तो उसमें युवा भी शामिल हैं जी। उसमें, जैसे आपका वो पिछले सवाल का जवाब मैं पूरा नहीं कर पाया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, माने महाकाल तो ठीक है, ओंकारेश्वर भी ठीक है, पर इसके साथ साथ जो छोटे छोटे और स्थान हैं, मंडला भी है, डिंडोली भी है, झाबुआ भी है, अलीराजपुर भी है, भावरा भी है। तो यहाँ जो सांस्कृतिक, क्योंकि संस्कृति तो हर जगह मौजूद है ना, ग्राम समाज में भी है, वनवासी समाज में भी है, राजधानी में भी है। तो वहाँ के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो बहुत ही सुचिंता के साथ, एक सुनिश्चित नीति के साथ काम करने की तैयारी में बहुत सारी गतिविधियां हो भी रही हैं। जैसे यदि हम उसको दूसरी तरह से देखें, जैसे राम वन पथगमन एक बड़ा अभियान है। क्या है और सर उसके ये अभियान, थोड़ा सा? हाँ, और उसके साथ साथ जैसे श्री कृष्ण पाथ है, जी। तो मोटे तौर पर हम इसको यूँ देखें कि राम वन पथगमन को हम यदि मध्य प्रदेश के दो हिस्सों में विभाजित करके देखने की कोशिश करें तो राम वन पथगमन का संबंध है पूर्वी मध्य प्रदेश से, मोटे तौर पर कि भगवान श्री राम जो हैं वो अयोध्या से चलकर दक्षिण में जब जाते हैं तो मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग में हो जाते हैं। तो उससे जो प्रभावित होने वाले या लाभ उठाने वाले जो क्षेत्र रहते हैं, मंडला है, डिंडोरी है, जबलपुर है, चित्रकूट है, और श्री कृष्ण पाथ है, तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो संबंध है मोटे तौर पर, मतलब इस तरह से विभाजन करके देखना अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो महाभारत के काल में, उसके पहले जो यहाँ पर उपस्थिति थी, उनका आना था, उनका आशीर्वाद देना था, तो वो लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश, रतलाम है, तो उज्जैन है, तो मंदसौर है, जावरा है, विदिशा है, इन सारे इलाकों में भी उनका संबंध रहा है चेदी से। तो अब इनके माध्यम से, इन गतिविधियों के माध्यम से राज्य के संपूर्ण विकास के लिए चिंता करना, ये मध्य प्रदेश सरकार का सुनिश्चित लक्ष्य है और उसका संकल्प है, और उसके हिसाब से कई तरह की गतिविधियां चल भी रही हैं। बिल्कुल सर, जब हम संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो चर्चाएं भी होने लगती है, और जब चर्चाएं होने लगी तो लगता है कि हम सही दिशा में हैं। तो क्योंकि सर अब हम यही सुन रहे हैं कि सांस्कृतिक अभ्युदय, ये जो शब्द अब सर लोगों की ज़ुबान पे आने लगा है, लोग देखने लगे हैं कि जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, इतना विराट रूप में सर विक्रम उत्सव मना, फिर हमने हाल ही में गीता जयंती का भी बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, भोज महोत्सव सर होने वाला है। तो आने वाले समय में और इस तरह के किस तरह के महोत्सव होंगे सर, जिससे युवाओं को भी समझने का मौका मिलेगा और समाज भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा? देखिए, अभ्युदय की जो बात आप कह रहे हैं तो अभ्युदय वास्तविक जो भारतीय संस्कृति है उसके, क्योंकि उसी को पिछले तमाम वर्षों में हाशिए पर भेजने का, और एक हाइब्रिड कल्चर जिसका कोई जीवन जगत से, समाज से कोई संबंध नहीं रहा है, तो अब जैसे गोवर्धन पूजा ही है या गीता जयंती ही है या ऐसी जो तमाम सारी जो घटनाएं हैं, पर्व हैं, व्रत हैं, त्योहार हैं, तो ये मध्य प्रदेश में और देश में मनाए जाते रहे, लेकिन उनको सर्वथा उपेक्षित मान के कि सब ये हमारा काम नहीं, हमारा काम तो जो है कि हम एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म की प्रस्तुति एक प्रोसिनियम थिएटर में कर देंगे और वहाँ पर 4 कलाकार आ जाएंगे, वो वहाँ तो आना चाहिए, क्योंकि वो
एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, लोकतंत्र में राज्य ने कलाओं और संस्कृति के संरक्षण का जिम्मा लिया है। जी। तो पहले दरबार में वो सब होता था कि दरबारी गायन हो रहा है, जी। दरबारी नृत्य हो रहे हैं, तमाम सारे बाजेद अली शाह हों, चाहे वो तमाम सारे राजा महाराजा, हम उनको ध्यान दे सकते हैं। जी। अब उसका स्थान लोकतंत्र ने लिया है, लोक समाज ने लिया है, तो उसका भी वैसा ही विस्तार होना चाहिए। जी। तो जो पारंपरिक जो व्रत त्योहार हैं, उत्सव हैं, पर्व हैं, इनको, और इसमें सब सांस्कृतिक पहचान ही है। जी। अब जैसे अहिराई नृत्य जो है, लोक नृत्य जो है, उसका श्री कृष्ण की परंपरा से गहरा संबंध है। कथक का भी है। तमाम जो सारी चीज़ें हैं, चाहे जैसे भरतनाट्यम है, तो ये सारे मंदिरों में और तमाम परंपराओं में ये सब सहभागी रहे हैं। अब हुआ ये कि उसको हमने जो पश्चिम अभिमुख जो दृष्टि है, तो हमने संस्कृति को, उसके विचार को हमने ख़त्म करके एक शोकेसिंग करने के लिए एक शोरूम में हम संस्कृति को दिखा दिया, तो वो उसको बदलने का प्रयास हमारा है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ सर, गोंड और भील जैसे जनजातीय समुदाय की संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं सर? देखिए, तमाम है। जैसे भोपाल में ही शायद देश का और शायद दुनिया का अकेला जनजातीय संग्रहालय है, तो वो सक्रिय है और वो अपनी तरह का है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसका उद्घाटन किया था, और आज भी वो जीवंत तरीके से ही सक्रिय है। जी। वो ऐसा पहला संग्रहालय है जहाँ पर लगभग रोज़ 1,500-2,500 लोग रोज़ वहाँ देखने आते ही हैं। जी। फिर मानव संग्रहालय भी है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। छिंदवाड़ा में भी नया संग्रहालय सरकार ने बनाया है। जी। तो इस तरह से तमाम जगह गतिविधियाँ हो रही हैं, और राज्य के जो दूसरे इलाके हैं, चाहे झाबुआ हो, चाहे वो खंडवा वाला इलाका हो, चाहे फिर वो शहडोल हो या मंडला हो, डिंडोरी हो, तो यहाँ भी कई तरह की गतिविधियाँ और स्थायी स्वभाव की गतिविधियाँ भी होने जा रही हैं। जी। सर, तीर्थ क्षेत्रों के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल था, हम इस पर आपसे विस्तार से आपसे उत्तर जानना चाहेंगे। श्री कृष्ण पाथे सर, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, वहाँ पर तीर्थ रूप में वो विकसित होंगे, ये सर योजना के बारे में आप बताइए, और कितनी ये महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश शासन की? देखिए, एक तो इस तथ्य को ध्यान में रखने की ज़रूरत है जी कि आज़ादी के बाद और मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद भी हमारे पास यह जानकारी नहीं थी कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जो मंदिर हैं राज्य संधारित, और सब उनकी न सूची न जानकारी उस तरह से नहीं थी। यह मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में पिछले 6 महीने में ये सब गतिविधि हुई है। जी। तो जैसे श्री कृष्ण की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में लगभग 3,222 मंदिर श्री कृष्ण के हैं। ओके। 6,800 से ज़्यादा मंदिर श्री राम पर केंद्रित हैं। जी। देवी के मंदिर भी हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, गणेश जी के हैं, शिव जी के हैं। तो इन सब का भी जो है संख्या और उनकी स्थिति, इसके बारे में एक डाटाबेस तैयार कराया गया है। ठीक है। अब उसके बाद श्री कृष्ण पाथे के माध्यम से, उसके बहाने से जो श्री कृष्ण के जो मंदिर हैं उनकी साफ़ सफाई हो जाए, उनका थोड़ी सुरक्षा हो जाए, संधारण हो जाए, क्योंकि लोग तो वहाँ जा रहे हैं। जी जी। तो उनको सिर्फ सामान्य सुविधाएं मिल जाएं। ठीक इसी तरह से राम जी का मामला है। और इसी तरह से जो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में लगभग 1,600 मेले होते हैं साल भर में, अलग अलग। जी जी। और तीर्थ स्थान भी भरपूर हैं। नर्मदा के तट पर जो नर्मदा का जो पूरा पथ है अमरकंटक से लेके तो गुजरात तक, तो लगभग 16,000 शिव मंदिर हैं। जी। उनकी उपेक्षा भी है, उनके प्रति जो आम नागरिक उनकी चिंता भी है, वो उनको करते भी हैं। तो एक की वो जो मंदिर हैं वो दो तरह से हैं जी। एक तो नर्मदा के जल को संरक्षित करने का विचार है जी, कोशिश है उसके पीछे कि भाई भूमि का कटाव ना हो, अनावश्यक कब्जे ना हो, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक ये जो मंदिर परंपरा है, इसने कई तरह से नदियों को बचाने का काम भी किया है जी। दूसरा, जैसे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो चिंता की है डॉक्टर मोहन यादव जी ने, कि मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो हैं कितनी, तो नदियों का संबंध भी गहरा संबंध है संस्कृति से जी। और मेरा तो ये मानना है कि
पूरे मानव इतिहास की जो जानकारी है, उसकी जो गवाही है, या तो वो पत्थर दे रहे हैं या पानी दे रहा है। तो अब जैसे कि हम शिप्रा सूख रही थी, अभी हाल ही में साल 6 महीने पहले की खबरें रिपोर्टिंग है कि यदि नर्मदा पे हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 20-30 साल में नर्मदा भी सूख जाएगी। अब आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में लगभग 212 नदियां हैं जी, हमको नाम भी नहीं पता। बिल्कुल सर। भोपाल में 7 नदियां हैं जी, हमारी पहचान बन गई कि यहाँ 2 बड़े तालाब हैं, छोटा तालाब और बड़े तालाब। तो नदियाँ तो उनने बस कोयलान से ऐसा कुछ एक आध कोई नाम याद आ जाएगा, और वो भी सब हमने नाले में बदलने की पूरी कोशिश की है। जी, जी, जी। तो राज्य सरकार का जो प्रयास है कि जल संरक्षण के माध्यम से, जल संवर्धन के माध्यम से संस्कृति को हम कैसे बचाएं। बिल्कुल। तो इस बार का जो विक्रमोत्सव है, जी सर। जो 4 महीने का लगभग होने वाला, 4 महीने से ज़्यादा की अवधि है उसकी, लगभग हम 24 अब फरवरी से इसको ये चालू होगा जी, भोपाल से चालू होगा, और ये 30 मार्च तक तो उज्जैन में चलेगा। जी, उसके बाद 30 मार्च से जो वर्ष प्रतिपदा का जो दिन है, जी, तो हम दुनिया को भी ये दिखाना चाहते हैं कि हम हमारे जो स्थापना का जो दिन है, सृष्टि परिवर्तन का, मौसम परिवर्तन का जो दिन है, वर्ष परिवर्तन का जो दिन है, उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जी, बहुत सारी परंपराएं हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि साहब न्यू ईयर की पार्टी बना ली, दारू शारू हो गई, या हमने केक काट लिया, फलाना कर लिया। तो जो हमारा जो सनातन समाज है वो संस्कृति को कैसे पहचानने की कोशिश करता है। तो 30 मार्च से, गुड़ी पड़वा के दिन से, पूरे मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन का काम शुरू होगा, जो चलेगा 30 जून तक। उसके बाद बारिश आ जाती है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम बारिश का भरपूर स्वागत करें, ताकि जल ही है जो जीवन है। जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। बिल्कुल सर। सर, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि अब बात ये भी हो रही है कि सर गौपालन, उसको भी बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और सरकार का ये भी कहना है कि जो गाय पालेगा उसको बोनस भी दिया जाएगा दूध उत्पादन पर, तो वो और वृंदावन ग्राम योजना, सर उसके बारे में हम समझना चाहेंगे। देखिए, गौपालन जो है, एक तो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य संबंध गाय से भी रहा है, जल से भी रहा है, खेती किसानी से भी रहा है, गोपालक को कहलाए भी जाते थे। लेकिन पिछले तमाम वर्षों में गाय की हमने सर्वथा उपेक्षा की। एक बहुत पुराना उदाहरण नहीं है, गुजरात से जो 2 गिर गाय लैटिन अमेरिका में कोई सज्जन लेके गए, यहाँ के सज्जन ने गिफ्ट किया उनको, वो लेके गए। तो जिस देश में लेके गए, वहाँ पर आज दुग्ध उत्पादन में विश्व का 6ठा देश वो है। गई हमारे यहाँ से है, बिल्कुल है ना। तो और जैसे माननीय मुख्यमंत्री का जो संकल्प है कि गौ संरक्षण का काम होना चाहिए, और गाय जो है वो असहाय या निरुपाय जानवर नहीं है, जानवर हम मानते भी नहीं हैं। उसके साथ साथ उसके जो दूध है, उसका जो गोबर है, जो गौमूत्र है, उन सब के जो है अपने अपने आयुर्वेद के हिसाब से या जीवन के हिसाब से, पुष्टि के हिसाब से बड़ा महत्व है। तो जैसे अभी हमारा जो पोजीशन है देश में लगभग 9% के आसपास है, उसको 20% करने का लक्ष्य है। तो इस बहाने से गाय का संरक्षण भी होगा, और जो खेती किसानी के अलावा समाज की आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। और ठीक इसी तरह से वृंदावन ग्राम की जो योजना है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जो विकासखंड स्तर के जो गांव होंगे और जो दुग्ध उत्पादन को भी एक प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे और उसको सरप्लस करेंगे, तो उनको भी पुरस्कृत करने का विचार है, ताकि दुग्ध उत्पादन का काम भी हो, बढ़े भी सही, और गाय की सेवा भी हो, गाय की चिंता भी हो, गौ संरक्षण भी हो। जी सर, एक सवाल और था कि मध्य प्रदेश में सर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं सर? तो शिक्षा संस्थान तो जाहिर है कि संस्कृति के एक तरह से कारखाने हैं जी, ना। तो बच्चा जब परिवार से निकल कर आता है, घर से निकल कर आता है, तो शिक्षा संस्थान ही है जो उसको
परिमार्जित करते हैं, परिष्कृत करते हैं और एक सांस्कृतिक दृष्टि से भी और तमाम दृष्टियों से एक समझदार नागरिक के रूप में विकसित करते हैं। लेकिन जो तमाम समय में, बल्कि इस बात पर भी विचार करेगा, अब तो ये एक अलग विषय हो जाएगा कि एक ज़माने में शिक्षा और संस्कृति और विज्ञान सब साथ साथ का हिस्सा था, एक विभाग के रूप में वो काम कर रहे थे और एक समवेत तरीके से काम कर रहे थे। अब वो जो भी प्रशासनिक कारण होंगे उसके कारण शिक्षा अलग हो गया, संस्कृति अलग हो गया और विज्ञान अलग हो गया। तो मेरा अपना सोचना, व्यक्तिगत सोचना ये है कि ये जो बुनियादी जो ढांचा है संस्कृति का, उसको विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान एक ये संयुक्त ताकत बनकर देश के, न केवल देश में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश को भी और हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को भी दुनिया का, जो हम कहते हैं ना, विश्व गुरु बनने की बात है या एक समर्थ राष्ट्र के रूप में बात है, तो वो हम करने में तभी सफल होंगे जब हमारे पास उसके विकास की दृष्टि होगी, जीवन की समझ होगी, हमारी परंपरा की, भारतीय ज्ञान परंपरा की इसकी समझ होगी, जिसको आत्मसात करके हम बढ़ सकते हैं। लेकिन शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान ये तीनों अलग अलग नहीं है, विभाजक नहीं है। जी बिल्कुल। सर, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विकास नए आयाम स्थापित करें, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण मध्य प्रदेश में किस तरह की पहलें शुरू की जा रही हैं सर? नहीं, शिक्षा संस्कृति के विकास के लिए देखिए क्या है कि हमारी कोशिश है कि केवल राजधानी केंद्रित कार्यक्रम न हो, केवल बड़े शहर जो हैं, राजभोगी शहर हम जिनको कह सकते हैं जी, वहीं से गतिविधियाँ की सीमा न हो, बल्कि जो ग्राम समाज है, जनजातीय समाज है, वहाँ पर लोक रुचि के साथ सर लोक परंपराओं का निर्वाह करते हुए वहाँ भी गतिविधियाँ होना चाहिए, सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी होना चाहिए, पठन पाठन का सिलसिला भी होना चाहिए और कोशिश है, देखते हैं क्या बनता है। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विकास की ओर नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, इसके लिए पूरी तरह से संकल्प है और प्रण से पूर्णता की ओर भी ये हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विकास गाथा कार्यक्रम में सहभागिता की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।